ये हमारे सेशन ठीक है, सेशन के बारे में क्लास से चलेंगे। ठीक है, पहले हमारा बेसिक और फिर कंप्यूटर होगा क्लास। ठीक है, तो कंप्यूटर का बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर होगा क्या, व्हाट इज द कंप्यूटर, तो इसमें से कोई बताना चाहेगा? ठीक है, नहीं सही है। कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, लेकिन ओके, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में बच्चा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज टू फ्लो गई। ओके, तो कंप्यूटर हमारा यूज का होता है जब भी यूज होता है, बस इसके अंदर कंप्यूटर में जब आप ये जाता है एक एक अलग अलग सर्किट या कंपोनेंट्स में, तो वहां से वोल्टेज लो हो जाता है, जिस पार्ट पे इतना सप्लाई जाता है। समझ में आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर में और भी चीजें होती है। ठीक है ना, अब जैसे हम कैलकुलेशन में हम आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो एक सेल में काम कर रहा है, ठीक है, उसमें भी तो पावर जाएगी। ठीक है, हम कैलकुलेटर में उतना काम नहीं ले सकते जितना हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which works principal input processing output। कुछ इसका इनपुट देते हैं, फिर हम प्रोसेस करता है और फिर इसका हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज इसमें होता है कि जब उसमें आउटपुट मिलता है तो उस आउटपुट को हम फिर भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। आप ऑफिस में पहले भी क्या होता था, कोई चीज डायरी में लिख के रख देते हैं, उसी को स्टोर नहीं कर सकते, आप कहाँ पे चला गया, कैलकुलेटर के अंदर। तो ये सबसे बड़ा उसका वो है कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा कभी भी यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी जरूर होगा। ठीक है, आप इसलिए भी मिला इसलिए भी आप जीमेल आईडी बनाए होंगे। ठीक है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट होता है अगर आप अपने जीमेल पे रख लिए और अपना जीमेल आईडी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप आज एक ईयर 2 ईयर बाद भी अपने जीमेल पे लाखों कहीं आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। किसी अलमीरा में आपके कई बाद तो उस पोजीशन में ना, इस पोजीशन में आपने उसको रखा। तो ये भी कंप्यूटर का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है जो हमारे डेटा को एक लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकता है। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने इसके डेफिनेशन इसमें डिस्कशन में यही था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which works on the principle of input process and output and it has also a memory to store the data for future reference। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि कंप्यूटर के अंदर करते हैं, कंप्यूटर की एक मशीन है, उस मशीन के अंदर में क्या करते हैं, डेटा, तो डेटा कंप्यूटर में वहां तक पहुंचे, उसका प्रोसेस हो, फिर हमें आउटपुट मिले। तो कंप्यूटर के जिस भी डिवाइस पे सिंपल जिस भी device पे आप डेटा के अंदर भेजते हैं, वो आपकी डिवाइस इनकी डिवाइस कहलाती है। ये समझ में आ गया, हमें इतनी की जरूरत नहीं है कि इनपुट क्या होता है। फिर करिए कि कंप्यूटर के अंदर जिस किसी भी माध्यम से आप डेटा भेज रहे हैं, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। आप कीबोर्ड से टाइप करके भेज रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इनपुट।
अल्फा इंटीग्रल, ओके, आप अपने वापस को भेज रहे हैं, इट इज अल्फा माइक्रोफोन, ठीक है। आप किसी इमेज को भेज रहे हैं, इसका भेज रहे हैं, इसका अल्फा इंटीग्रल, क्लियर हो गया ना। पेनड्राइव में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। क्योंकि डेटा आप इसमें से कॉपी कर रहे हैं ना, डेटा उसमें स्टोर है ऑलरेडी, आप इसमें टाइप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टोरेज पेनड्राइव स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अभी हम स्टोरेज डिवाइस में भी जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा इनपुट हो गया। जब हमने इनपुट सिस्टम से करवाया तो सिस्टम उसका क्या प्रोसेस किया, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक हम प्राइमरी मेमोरी और एक हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है कि एक करंट फाइल के लिए होता है, जैसे आप सिस्टम के अंदर से अगर कोई फाइल ओपन करते हैं तो फाइल को ओपन होने के लिए एक स्पेस चाहिए, तो स्पेस इसको प्राइमरी मेमोरी से चाहिए। क्योंकि जो सीपीयू होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो डेटा को जब सेव करता है प्रोसेस के लिए तो वो रैम से ही करता है, ठीक है। तो रैम के अंदर जितना ज्यादा स्पेस होगा उतने ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकेगा। जो हमारा सीपीयू होता है वो डेटा से डायरेक्ट कहाँ से फेच करता है, रैम से, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और रैम के अंदर जो डेटा आता है वो कहाँ से आता है, सेकेंडरी मेमोरी से। आपने फाइल बनाया, फाइल को चेक कर दिया, ठीक है, और दूसरे दिन आपके कैसे आपने उस फाइल को ओपन किया तो ये कहाँ से आ रही है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है ना। इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को हम बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब हमें जरूरत होती है तो हम उस डेटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर जितना पावर रहता है तभी डेटा रहता है, जैसे ही पावर डेटा पॉइंट क्लियर है सबका, ठीक है। इसीलिए हम टेम्परेरी मेमोरी को, ठीक है, रन पावर सप्लाई ऑन है, डेटा ले सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, तो कंप्यूटर को हार्ड डिस्क में, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क भी दो तरीके से आने लगा है, तो हार्ड डिस्क भी जाता है पेन ड्राइव की तरह, जैसे पेन ड्राइव की ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स से हार्ड डिस्क कर सकते हैं, अपने मशीन में कर रहा होगा। ये डेटा स्टोर होता है, ठीक है। हमारे पास इतना है जो हमारे हार्ड डिस्क से काम चल जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस में समझ लीजिए, दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये सभी आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, फ्लॉपी होता है, पहले फ्लॉपी यूज होता था, ठीक है ना। तो अभी फ्लॉपी यूज नहीं है, क्लियर है सबको। यहाँ तक किसी को नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, सीपीयू जो प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू से
इसको हम रखते हैं और मेमोरी यूनिट भी हम बोलते हैं ALU। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए CU। सीपीयू के 3 पार्ट लिखिए, CU, MU एंड ALU। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये यूनिट क्या हो गए, सीपीयू को अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया, अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया। जैसे ऑफिस होते हैं, ऑफिस में भी क्या होता है, डिफरेंट सेक्शन होते हैं। तो डिफरेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है कि हर एक सेक्शन अपना काम कंप्लीटली कर सके ना, दूसरे पे वो ना हो पाए ज्यादा डिपेंडेंट कि वहां से। ठीक है, तो इसीलिए सीपीयू भी अकेले अगर प्रोसेस करता तो बहुत से काम को उसको वेट कराना पड़ता। तो उसने अपने वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि कंप्यूटर के अंदर अगर बहुत से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कब किसको क्या एग्जीक्यूट कराना है वो उसका काम है। ठीक है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जैसे ट्रैफिक अगर हो रहा है कब किधर की ट्रैफिक को छोड़ना है उस तरीके से। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम क्या है, स्पेस प्रोवाइड। ठीक है ना, जो स्पेस हमको, और ये मेमोरी यूनिट जस्ट कंसीडर करता है प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, ALU का काम क्या है कि कंप्यूटर में हम 2 तरह के काम को जनरली परफॉर्म करते हैं, एक मैथमेटिकल और दूसरा लॉजिकल। कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा सीपीयू के ALU पार्ट में, मतलब अर्थमेटिक पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर यस या नो में आते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में। जैसे आपको चेक करना है किस सिटी का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसका क्या आएगा आंसर, यस या नो। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, या जेंडर मेल या फीमेल। ठीक है ना, तो इस तरह की अगर चीजें हमें करना होता है लॉजिकली, तो हम क्या यूज करते हैं, या आप सब ऐसे कर लीजिए कि जिनकी सर्विस लेंथ ज्यादा है उनको ये कुछ स्पेशल बेनिफिट देना है, तो फिर आपको क्या करेंगे, उसमें सर्विस लेंथ पे कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें यस या नो करके ही तो निकलेगा, इनका है यस, इनका है नहीं, नो। समझ में आया? लॉजिकल यूनिट में क्या होता है, लॉजिकल जो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक अपना अलग काम करता है, लॉजिकल यूनिट अपना अलग काम करता है। सीपीयू का वर्क समझ में आ गया। सीपीयू जस्ट प्रोसेसर, ठीक है ना, जिसमें अभी आपके i3 प्रोसेसर था, i5, i7। तो प्रोसेसर जितना हाई क्वालिटी का होगा, जितना लेटेस्ट जनरेशन का होगा, उतना ही फास्ट प्रोसेस करेगा। ठीक है ना, जितना फास्ट प्रोसेस करेगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और रैम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फाइलों को एक साथ वो प्रोसेस कर पाएगा। तो ये हाँ, आजकल SSD आ रहा है, वो ज्यादा फास्ट है, उससे ज्यादा फास्ट है, SSD ज्यादा फास्ट है। ठीक है, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो SSD ज्यादा फास्ट है। अगर आप सिस्टम परचेज करते हैं तो आप जनरेशन को ध्यान में रख के प्रोसेसर को देखिए, और बाकी रैम में तो आजकल SSD लीजिए तो ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जितना आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीजों को परचेज करेंगे, उतने आपको लॉन्ग टाइम तक दूसरा परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका चीजें बहुत जल्दी लो हो जाएंगी, फिर आपको अपग्रेड खरीदना पड़ेगा। और अपग्रेड इतना आने लगे कि आप हार्डवेयर बदलेंगे तो चेंज नहीं हो पाएगा। समझ में आया? क्लियर है? जैसे पहले एचडी लोग लेते थे, एचडी के बाद फुल एचडी आया। ठीक है, अब जो एचडी मिला उसका फुल एचडी नहीं मिला, फिर 4K आ गया। ठीक है ना, अब लेटेस्ट कोई अगर उस टाइम पे अगर एचडी लेगा या
4 फुल एचडी लेगा तो 4K तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर 4K ले लिया तो उसको 5 ईयर 6 ईयर तक सोचना नहीं है, फिर उसके बाद ही कुछ आएगा। तो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हमेशा जब भी लेने जाइए, अब बजट का अलग इशू होता है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि सिस्टम के अंदर जिस भी डिवाइस से हम डेटा इनपुट कर रहे हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो सिस्टम से हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट दो तरीके का होता है कंप्यूटर के टाइम में, 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट बोलते हैं। एक बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। क्लियर है सबको? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये है कि अगर कोई बोलता है कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट चाहिए, दैट मीन्स उस फाइल को आप पेन ड्राइव में उनको दे दीजिए, सीडी में दे दीजिए या मेल कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई बोलता है कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट चाहिए, तो दैट मीन्स द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंटेड फॉर्म। समझ में आया? अगर कोई बोलता है कि हार्ड आउटपुट भेजो तो दैट मीन्स प्रिंटेड मांगा जा रहा है। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात हो रही है तो आप उस फाइल को अपने मेल से, पेन ड्राइव से, सीडी से, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप भेज सकते हैं। हाँ सर, चेंज कर सकते हैं, इसीलिए पर्पस से भेजते हैं ना। हाँ, पर्पस से चेंज भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। दो तरह की फाइलें शायद, या तो वर्ड एक्सेल में भेजे, हाँ हाँ तो चेंज कर सकते हैं। हाँ पीडीएफ बना के कई बार आदमी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो हार्ड कॉपी देना है कि सॉफ्ट कॉपी? नहीं, पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी मतलब आप उसको अपने फिजिकली उसको आप उस पेपर को कंसीडर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दो पार्ट बोला जाता है ना। तो सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम है, जैसे ये अभी ओपन है, दिस इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। इसका कितना वर्जन है, ये कोल्ड है, हॉट है, सॉफ्ट है, ये सारी चीजें हम नहीं बता सकते। बट एक इसके पार्ट के अंदर का इसको खोले, डिवाइस लें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड, ठीक है ना। तो फिजिकल कंपोनेंट जितने भी सिस्टम में होते हैं वो सभी हार्डवेयर है। पीडीएफ को भी सर वो सॉल्व करने के भी सॉफ्टवेयर आ गया है, हाँ, वो एक अलग बात हो गई कि उसको हम कन्वर्ट करके फिर चेंजिंग करके फिर वापस कर दें, ठीक है। पीडीएफ कन्वर्टर आते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आया? जितना सब मॉनिटर पे देखेंगे वो सभी हमारा सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। जब प्रिंटेड हुआ तभी वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। हाँ हाँ बस, दैट मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट इज नोन एज द हार्ड कॉपी, ठीक है। अब हार्ड कॉपी के लिए, सॉफ्ट कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर यूज करते हैं। मॉनिटर भी हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर इज आल्सो नोन एज द आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से भी हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, इट इज आल्सो नोन एज द आउटपुट डिवाइस। क्लियर? लेटेस्ट में सर ये दो हो गया हाँ? इनपुट आउटपुट हो गया है। नहीं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक ही डिवाइस है। नहीं सर, जैसे आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की जो दिख रहा है सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब हम मॉनिटर से इनपुट भी तो दे सकते हैं सीधे। तो मॉनिटर से आउटपुट इनपुट नहीं दे रहे हैं, मॉनिटर पे देख रहे हैं, इनपुट कीबोर्ड से दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर, हाँ, इनपुट पे आ रहा था। Only one device is known as input and output device. That device is known as the touch screen. अगर टच स्क्रीन की बात होगी तो वो हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। Point clear? And such types of device has everyone having that touch screen device like smartphone. आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन में हम दोनों काम करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ इस मॉनिटर पे अभी हम नहीं करते, ठीक है ना। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया। तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको, कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है। क्लियर है सर? अब थोड़ा सा इसमें और एक डिस्कशन कर लेते हैं
कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे हमने ए को प्रेस किया तो कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट ए लिख के नहीं चला गया। थोड़ा सा इसको समझिएगा। कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? डिजिटल कंप्यूटर भी बोला जाता है। सुना है ना, आप सब लोगों ने सुना होगा डिजिटल कंप्यूटर। क्यों डिजिटल बोला जाता है? एनी रीजन? हाँ, it's good. It's work on the based on the number. It's work on the digits. ओके, तो जब भी हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक लेटर में उसमें जाके उस लेटर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिवर्सल नंबर होता है, और ये नंबर हमारा बाइनरी फॉर्म में मतलब 0 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वो डेटा हमें स्क्रीन पे वापस कन्वर्ट होके किसमें मिल जाता है? जो डेटा हमने टाइप किया वो दिख जाता है। और ये सारा काम कहाँ पे हो गया? प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो जो कोड होता है उस कोड को हम बोलते हैं अस्काई कोड, ASCII। उस कोड को हम बोलते हैं अस्काई कोड, ASCII। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पॉइंट क्लियर हुआ? इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डबल आई मतलब इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है। अस्काई कोड क्या होता है? अस्काई कोड में टोटल 255 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है ना? तो 255 कैरेक्टर हम टाइप करेंगे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, कॉमा, स्पेस, जो भी है। ठीक है, तो वो सभी कन्वर्ट होते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कीबोर्ड पे तो कीज हमारे फिक्स है, लेकिन हिंदी में भी टाइपिंग हो रही है, तो उस कोड को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है? तो अस्काई कोड के अलावा आजकल एक कोड और भी बहुत ज्यादा फेमस है। क्या आप लोगों ने यूज किया होगा? यूनिकोड। यूनिकोड यूनिकोड इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि यूनिकोड कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा लाख कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, इसलिए अदर लैंग्वेज में भी टाइपिंग हो जाती है। समझ में आया? अगर वो कोड डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो फिर वो कोड नहीं दिखता, वो लेटर हमें नहीं दिखता। तो यूनिकोड ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपको हम बोले कि 4 नंबर को लेकर कॉम्बिनेशन बनाइए और जितना नंबर लिख सकते हैं लिखिए, तो 4 नंबर से कुछ लिमिटेड पर नंबर ही बना पाएंगे। लेकिन मैं बोलूं कि अगर आप 10 नंबर 0 से 9 तक के नंबर को लेके सेट बनाइए तो आप ज्यादा बना लेंगे। तो वही चीज है, अस्काई कोड में 255 कैरेक्टर को ही सपोर्ट करता है, यूनिकोड में आपका लाख में सपोर्ट करता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? तो यूनिकोड भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यूनिकोड का बेनिफिट भी ये भी होता है कि आप अगर किसी दूसरे के पास उस कोड में लिख के डेटा भेज दिए तो उसको भी वहां पे विजिबल हो जाता है। हाँ, लेकिन कुर्सी दो अगर यूज करते हैं तो जब तक कुर्सी दो वहां पे नहीं दिखेगा तब तक वो नहीं दिखेगा, अदरवाइज सिंबल बन के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? अब हम आते हैं कंप्यूटर के अंदर, और फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ कंप्यूटर की एडवांटेज भी होते हैं। तो कोई बताएगा क्या क्या एडवांटेज होता है? इतना कुछ अभी हमने पढ़ा ही, देखिए सब यहाँ पे आपको इसमें दिया हुआ है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU। ठीक है, ये डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीड। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड को आप समझ सकते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है।
अब ऐसे तो हमें समझ में नहीं आता कि कितना फास्ट कैलकुलेशन करता है, तो एक एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 2 डिजिट के 2 नंबर को लीजिए और मल्टीप्लाई करिए। पहले सिंगल 1 डिजिट के 2 नंबर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 4 into 4 आप इजीली कर देंगे, तुरंत बता देंगे। मैं बोलूंगा 2 डिजिट का लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 into 10 आप तुरंत बता देंगे। मैं बोलूंगा 3 डिजिट का लीजिए, थोड़ा सा रुक जाएंगे। मैं बोलूंगा 4 डिजिट लीजिए, तो अब और काट लेंगे। और अगर 5 डिजिट बोल दूं तो फिर तो 1 मिनट लग ही जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? कंप्यूटर के अंदर आपको डिजिट लिखने में जितना टाइम लगे, जैसे ही एंटर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोसेसिंग समझ में आ गई उसकी कितनी फास्ट है? आप अपने प्रोसेसिंग पे आपने जो कैलकुलेशन किया है, भले आपने उसको फास्ट कर दिया, मैं बोलूंगा कि एक बार आप चेक कर लीजिए, तो जरूर आप चेक करेंगे कि गलत हो सकता है। बट कंप्यूटर आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके दे रहा है। 5 into 2 लिखा है तो 10 ही देगा, 5 into 2 9 कंप्यूटर नहीं देगा। हम 10 की जगह पे 100 लिख सकते हैं, मैनुअल मिस्टेक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो कंप्यूटर के अंदर बड़े से एक छोटा सा एग्जांपल दिया ना, बड़ा कैलकुलेशन भी होगा तब भी वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इट्स डिपेंड अपॉन योर इनपुट। जैसे सपोज करिए हम बोले कि आप 5+5 कंप्यूटर में करिए, आपने गलती से प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया। 5+5 10 आने वाला था, आपने गलती से प्लस की जगह पे माइनस कर दिया, तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया? 0। तो क्या आप कहेंगे कि कंप्यूटर गलत कर दिया? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमने इनपुट गलत किया। इट्स डिपेंड अपॉन योर इनपुट। इफ यू प्रोवाइड करेक्ट इनपुट यू फाइंड करेक्ट आउटपुट। इफ यू प्रोवाइड रॉन्ग इनपुट यू फाइंड रॉन्ग आउटपुट। क्लियर? तो इनपुट देते समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या इनपुट सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। आपने 5+5 आपको 10 चाहिए था, आपने प्लस की जगह पे माइनस लिखा, सिस्टम आपको कोई इंस्ट्रक्शन देने नहीं आया कि यहाँ तो प्लस करना था, आपने माइनस क्यों कर दिया ना। तो यही एक उसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि उसकी अपनी इंटेलिजेंसी नहीं है। बट वर्क ऑन द इंटेलिजेंसी ऑफ द बेटर देन मैन पावर ना। सॉफ्टवेयर से उसको उतना इंटेलिजेंस किया गया है ना। सेंसर डिवाइसेज होती हैं, क्या होता है, जैसे आप उसके पास पहुंचे बीप आने लगता है, तो प्रोग्रामिंग ही करके तो उसके अंदर सेट किया गया है ना। क्लियर सर? ठीक है। तो ये सिस्टम के कुछ एक है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस? हाँ, क्या होता है? डिलीजेंस मीन्स होता है कि हाँ, इट्स वर्क कंटिन्यूअसली ना, 4 hours 10 hours, but a human cannot work simultaneously 4 hours. It will be take 5 minutes 2 minutes rest. ठीक है। हम लोग मिड नाइट में भी अगर अपने जीमेल को खोलते हैं तो ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम है जो चल रहा होता है, और जब नहीं ओपन होता है तो क्या कहते हैं? सर्वर नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम भी है कि सिस्टम 24 hours अपना वर्क करता रहता है, साइमल्टेनियस चलता रहता है। ये भी एक उसकी खासियत है। ठीक है। वर्सेटिलिटी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार सिस्टम में हमारे इनपुट होकर डेटा आ गया, आप उसको कॉपी करते रहिए, सीडी में, पेन ड्राइव में, वर्ड से एक्सेल में, एक्सेल से वर्ड में, जहां पे ले जाना चाहें आप डेटा को ले जा सकते हैं। मेमोरी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है। एक्यूरेसी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी कितनी फास्ट होती है। ठीक है। एक छोटा सा आपको और कंसिडरेशन बता दे रहे हैं। हाँ, टाइमिंग सेम ही क्यों रहती है? जैसे अगर मल्टीप्लाई हम
2 डिजिट की ले रहे हैं, हाँ तब भी एंटर मारा तब कितना समय लेगा? अगर 8 डिजिट की भी डिजिट है और मल्टीप्लाई करेंगे एंटर मारने में। सर प्रोसेसर बहुत फास्ट है, इस वजह से लग रहा है। आप बहुत बड़ा लेंगे तब फिर रुक जाएगा। आप प्रोग्रामिंग करिए, छोटा 2 लाइन को ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए तो वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगा। आप 1000 लाइन का कोई कोडिंग करके करिए तो वो टाइम लेगा। हाँ, एक छोटा सा और एग्जांपल बता दें। आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर को ओपन करिए, तुरंत ओपन हो जाएगा। प्लस ओपन करिए, तुरंत ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन होने में जितना टाइम लेगा उससे ज्यादा टाइम एमएस वर्ड लेगा। दैट मीन्स बड़ा एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं। ठीक है। प्रोग्राम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, मेमोरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मीनिंग है। जैसे इसको हम डिस्कस इसलिए करना चाह रहे हैं, जैसे अगर आपको एक पेज हम दे दें, अब बोले कि इसमें 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स लिखिए, तो आप तुरंत रिप्लाई करेंगे ये तो इसमें आ नहीं पाएगा। ठीक है। या आप ये भी कहेंगे कि आ जाएगा, तो कैसे कहेंगे? यानी कि आपको पेज देख के पता चल गया कि हमारा वर्ड आ पाएगा कि नहीं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई चीज हम उसके अंदर कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस पर्पज से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं वन लेटर या कैरेक्टर भी बोलते हैं, अगर मैं वन कैरेक्टर लिखता हूं तो ये 1 बाइट के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मैंने लिखा ए लिखा, तो ए हमारा जो होगा कंप्यूटर के अंदर 1 बाइट का स्पेस लेगा। पॉइंट समझ में आया? एक अगर लेटर लिखा हमने तो कंप्यूटर के अंदर 1 बाइट का स्पेस खत्म हो गया। ठीक है। अब या इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं, 8 बीट। 1 बाइट बोलिए या 8 बीट बोलिए। बीट जो होते हैं 0 रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बीट पे काम करता है, 0 1। ठीक है। जिसको हम बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। और बाइनरी इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ 2 नंबर यूज होता है। हम लोग जो यूज करते हैं नंबर कौन सा यूज करते हैं? रियल लाइफ में हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है। सिस्टम जो यूज करता है वो बाइनरी नंबर, सिर्फ 2 नंबर के कॉम्बिनेशन पे काम करता है। ठीक है। स्विच है, ऑन ऑफ करते हैं, 0 1, ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर हमने लेटर लिखा तो 1 बाइट लिया। अगर सपोज करिए हम 4 कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कितना स्पेस ले लेगा? 4 बाइट। अब बाइट समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बोलते हैं अगर 1 KB का स्पेस है तो डेट मीन्स वी हैव 1024 बाइट। क्लियर है सबको? अगर आपके सिस्टम में 1 KB का अगर स्पेस है तो डेट मीन्स आप 1024 लेटर्स लिख सकते हैं। स्पेस भी काउंट होता है। स्पेस भी हमारा क्या है? एक लेटर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अगर कोई कहता है कि हमारे सिस्टम में 1 मेगाबाइट का स्पेस है, MB, तो डेट मीन्स उसके अंदर आप 1024 KB, ठीक है, किलोबाइट। ठीक है। और इसको अगर मैं 1024 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा? बाइट। समझ में आया? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि स्पेसेस का क्या मतलब है। अगर कोई बोलता है इतना स्पेस है, दैट मीन्स कितना हम उसमें कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे आते हैं। अगर मैं बोलता हूं 1 GB स्पेस है तो दैट मीन्स 1024 MB। ठीक है ना।
1 गीगाबाइट में कितने MB होंगे? 1024 MB, ठीक है। और अगर 1 टेराबाइट है तो 1024 GB। समझ में आया? मेन यही बताना था कि हमारा एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 टेराबाइट मतलब बहुत ज्यादा स्पेस हो गया ना, 1024 GB। क्लियर है? अभी टीवी ही चल रहा है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? बिट। हाँ, लेकिन हमारा बिट भी क्या है, एक बिट मिल के 1 बाइट के बराबर होता है। तो एक यहाँ पे 1 निब्बल होता है, 1 निब्बल इक्वल टू 4 बिट, वो भी एक यूनिट होता है। निब्बल इक्वल टू 4 बिट, तो सबसे स्मॉलेस्ट वो होता है। लेकिन जनरली अगर आपको कहीं ऑप्शन में बिट्स दिया हुआ है, बाइट है, तो ऑप्शन एग्जाम में दोनों आ गए तो निब्बल लिखेंगे तब तो। सबसे स्मॉलेस्ट अगर है तो फिर तो वही लिखेंगे, क्योंकि 1 निब्बल जो है वो 4 बीट के इक्वल है, और 1 बाइट जो है वो 8 बीट के इक्वल है। मल्टीप्लायर होता है, हाँ, तो आप केजी में भी शुरू करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लायर कुछ एरर को लेकर कंसीडर किया गया है ना, कुछ स्पेसेस को छोड़ के, जैसे मार्जिन होते हैं ना पेजेज में, उसके हिसाब से कंसीडर किया गया है इसको, इसलिए वो बड़ा रहता है। नहीं तो फिर डेटा का लॉस होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे कुछ आप मार्केट से परचेज करते हैं तो वजन कम ना हो तो थोड़ा सा वो कुछ ज्यादा उसमें रख दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है। जैसे सर हम लोग कोई पेन ड्राइव लेते हैं जिसमें स्पेस ज्यादा दिखाता है, जैसे दिखाता है मान लीजिए 16 GB का लेंगे, लेकिन स्पेस उससे कम ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा कम रहता है। हाँ, ठीक है। और एक चीज और है, जब भी आप कोई पेन ड्राइव या कुछ इस तरह की डिवाइस अगर लीजिए तो उसमें USB वर्जन देख के लीजिए ना। USB वर्जन जैसे इस समय लेटेस्ट 3.0 है ना, तो USB वर्जन अगर 3.0 लेंगे तो डेटा का जो कॉपी करेंगे वो बहुत फास्ट कॉपी होगा। और अगर आप USB 2.0 ले लिए तो आपको कॉपी करने में बहुत टाइम लगेगा। समझ रहा है? उसमें कौन सा वर्जन बता सर? 3.0 इस समय चल रहा है, और वो पेन ड्राइव में फिर डिफरेंस आ जाएगा प्राइस में, ठीक है ना। क्योंकि USB का लेटेस्ट वर्जन जो होगा आपका 2 GB का डेटा होगा तो 2 से 3 मिनट में कॉपी कर देगा, लेकिन अगर आपका USB 2.0 होगा तो 1 घंटे भी लग जाएंगे, बहुत स्लो करता है, ठीक है। हाँ, हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट में आ रहा है। पेन ड्राइव भी सर आ रही है बट हाँ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लेते हैं लोग, ठीक है। अब तो जनरली 1 टेराबाइट के स्पेस में आ रहे हैं हार्ड डिस्क, ठीक है। ये एक बेसिक थ्योरी था, थोड़ा सा हमें कंप्यूटर का बेसिक पता चल जाए, टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस हो जाए, ताकि हम अपने आगे अब उस पर काम करें, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं 1 इस पे, ठीक है। अब हम आते हैं कंप्यूटर के अंदर, दो इंपॉर्टेंट चीज होता है, अभी हमने डिस्कस किया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर हमने बता दिया कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स है वो सब हमारे क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरह का होता है। एक सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं, कोई बताएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वर्ड ही है सिस्टम, दैट मीन्स ये जो काम करेगा किसके लिए करेगा, सिस्टम के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए काम करेगा, यूजर के लिए। हम यूजर हैं, हमें एक लेटर लिखना है, तो हम क्या खोजेंगे, हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, एमएस वर्ड होना चाहिए। अपने आप समझ में आ गया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। बट सिस्टम क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्ड को ओपन करने के लिए सिस्टम पहले किसको ओपन करेगा, विंडोज को। पॉइंट क्लियर हुआ, सिस्टम पहले किसको ओपन करेगा, विंडोज को। जब तक विंडोज ओपन नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी ना रन करेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे विंडोज 10, विंडोज 11, 7, विंडोज XP, ये सभी हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक और एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सब लोगों ने यूज किया है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का। एंड्रॉयड किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का, ठीक है। लेकिन आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आपने एक ऐप इंस्टॉल कर लिया, तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया। तो सिस्टम के अंदर जब आप सिस्टम परचेज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पड़ा रहता है। बाद में वो उसमें एमएस ऑफिस इंस्टॉल करके और भी जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए आप उसमें क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं। समझ में आ गया, आई थिंक बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंस देख लिए, अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में। और अब प्रैक्टिकल सेशन में हमारा पहला जो है वो एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस इज द शॉर्ट नेम, फुल नेम इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपने देखा होगा कि पहले हम लोग यूज करते थे, ऑफिस एक्सपी यूज करते थे, तो मेनू बेस्ड आता था, नहीं आता था, फाइल एडिट इस तरह से था ना, इंसर्ट। मेनू बेस्ड नहीं आ रहा, अब हमारा टैब आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन खुला होता है। पहले आपको फॉन्ट बढ़ाना होता था तो आप क्या करते थे, फॉन्ट में जाते थे, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट को सेलेक्ट करते थे। अभी आपके सामने सारा कुछ ओपन रहता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड बेसिकली क्या है, एमएस वर्ड इज माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएशन प्रोडक्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत फेमस कंपनी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है। तो उसने एक पैकेज बनाया है कंप्लीटली एमएस ऑफिस के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो बनाया इसीलिए गया था कि ऑफिस में टोटली कंप्यूटराइज हो जाए और इसी एमएस ऑफिस को यूज किया जाए, ठीक है। तो उसमें 3-4 तरह के उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है। तो कंप्लीट जो पैकेज है उसका नाम क्या है, एमएस ऑफिस। आप केवल वर्ड को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, आपको इंस्टॉल किसको करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप चाहें तो चूज कर सकते हैं कि केवल वर्ड ही हो, बाकी चीजें ना हो, ठीक है ना। लेकिन आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो कंप्लीट जो इंस्टॉलेशन करेंगे किसका करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है। तो जब, हाँ 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 पूछिए। हम्म जैसे हम्म हाँ, आप एमएस डॉस पे भी रहते हैं। एमएस डॉस हमारा क्या था, एक एनवायरमेंट था, एक एप्लीकेशन था जिसको हम क्या करते थे, पहले सिस्टम ऑन होता था, ठीक है। तो उसमें जाके हम क्या करते थे, एमएस डॉस को ओपन होने के बाद उसके प्रॉम्प्ट पे जाके जिस एप्लीकेशन को ओपन करना होता था लिखते थे तब वो ओपन होता था। हाँ उस समय एमएस डॉस में नहीं, एमएस डॉस जब चलता था तो विंडोज नहीं था, ठीक है। हाँ नहीं आपने अच्छा पूछा है, थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाँ, एमएस डॉस जो था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उस समय भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे,
उसमें जाके हमें ओपन करना पड़ता था वर्ड स्टार। MS वर्ड की जगह पे क्या यूज होता था? वर्ड स्टार। एक्सेल की जगह पे यूज होता था लोटस। हाँ, ठीक है। नहीं, खुलते तो ऐसे ही थे लेकिन इतने ज्यादा फीचर्स नहीं थे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग जाके उस पे कमांड पे कहा लिखते थे तब वो खुलता था। तो वो बेसिकली CUI बेस्ड था। CUI बेस्ड मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दैट मीन्स यू हैव प्रोवाइड योर सिस्टम टू पर्टिकुलर कमांड। अभी आपको क्या करना है? फाइल ओपन करना है। आप फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है। वहां पे उस समय ओपन नहीं होता था, उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता था। जैसे अभी आपको एक फोल्डर बनाना हो तो आप क्या कैसे बनाते हैं? आई थिंक सब लोग फोल्डर, माउस का राइट बटन क्लिक किया, न्यू फोल्डर कर दिया। बट आपने पूछा है तो मैं बता दूं, आप ये देखिए CMD कमांड प्रॉम्प्ट यही है। अब इसको एप्लीकेशन बना दिया। ठीक है, तो अब अगर हमें एक फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे हम MD मेक डायरेक्टरी कमांड देते थे, और मान लीजिए यहाँ पे एक फोल्डर हमने बना दिया। पहले मैं C ड्राइव के अंदर आ जाऊं, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना दिया नाइलेट नाम से। ये एक फोल्डर बन गया। ठीक है, एंटर किया, फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को अगर हमें देखना है, ये देखिए जिस पीसी में गए, C ड्राइव के अंदर बनाया, इसमें देखिए नाइलेट नाम का ये फोल्डर बन के आया। ठीक है ना, ये इतना काम वहां पे कमांड दिए, हमको MD कमांड पता था तो हमने बना दिया। अगर हमें कमांड नहीं पता होगा तो हम उसको नहीं बना पाए। ठीक है, बट यहाँ बनाना है तो बहुत आसान है ना, राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर कर दें, बन जाएगा। तो उस समय कंप्यूटर यूज करना थोड़ा सा टिपिकल था, उसके लिए उसको आपको डीपली स्टडी करना, उसके कमांड को याद रखना पड़ता था। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग जब फाइल बनाते थे, इसमें भी फाइल आप बना सकते थे, ऐसे ही बनता था। कॉपी कॉन और abc1.txt, इस तरीके से हम एक फाइल बना रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू। लिखने के बाद इसको हमें सेव करना होता था। ठीक है, अभी इसमें कुछ परमिशन लगा है एडमिनिस्ट्रेटर। लिखने के बाद सेव करते थे तो कंट्रोल Z बटन प्रेस करते थे। समझ में आया? जैसे अभी ये यहाँ पे अब देखिए कंट्रोल Z करके हमने इसको सेव कर दिया। वन फाइल्स कॉपी सेव हो गया। ठीक है, अब इस फाइल को देखना है, यहाँ पे अब पहले यहीं पे देखते थे, तो देखने के लिए फिर यहाँ पे लिखते थे टाइप और फाइल का नाम। तो ये देखिए उसके कंटेंट को दिखाता था। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम होता था। तो अभी तो यहाँ पे नोट पैड है, तो हम इसको चाहें तो यहाँ से नोट पैड में भी व्यू कर सकते हैं। नाइलेट के अंदर गए और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दें, तो ये देखिए VC फाइल यहाँ बन के आ गया, और ओपन किया तो ये ओपन हो गया। तो मतलब ये विंडो आने के बाद ही हाँ वैल्यू वो हाँ हाँ, विंडो आने के बाद एक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं आ गया। और सबसे पहले जो विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था वो था विंडोज 3.1। विंडोज 3.1 वो पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, एक एनवायरनमेंट था जो डॉस के ऊपर रन करता था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना पॉइंट? ठीक है ना, विंडोज 3.1 पहले इंट्रोड्यूस हुआ जो थोड़ा फीचर्स दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आया, ठीक है, वो आया हमारा विंडोज 95। विंडोज 95, फिर 95 के बाद आया हमारा 98। 98 के बाद 2000, फिर XP, फिर इंट्रोड्यूस होते गए 2003। आई थिंक अब क्लियर हो गया ना? अब अपने टॉपिक्स पे हम लोग, अच्छा था, एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको।
अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। और मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, तो हमारे जो करिकुलम में जो सॉफ्टवेयर हमें डिस्कस करने हैं वो हमारा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। तो वर्ड में हमारा जो काम होता है वो बेसिकली टेक्स्ट प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क होता है। एमएस वर्ड में जो भी हम काम करते हैं वो किससे रिलेटेड काम करते हैं, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो वर्ड को ओपन कैसे करना है, आप यहाँ पे स्टार्ट पे जाएं और एमएस वर्ड या डायरेक्टली आप वर्ड लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ड पैड भी ओपन हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा हमको ओपन क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। हो सकता है आपके सिस्टम में 2007 हो, 2013 हो, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। वर्ड पैड भी बता दें क्या होता है, जैसे नोट पैड है ना, तीन होते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड और एमएस वर्ड, ठीक है। नोट पैड में केवल आप टेक्स्ट लिख पाएंगे, कोई इमेज उमेज कुछ देना हो तो नहीं दे पाएंगे। आप अगर एक लेटर का फॉन्ट बड़ा करेंगे तो पूरे लाइन का फॉन्ट बड़ा कर देगा। देखिए ये हमारा एमएस वर्ड खुला है, हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करें, फॉन्ट इसको 28 किया, देखिए पूरा टेक्स्ट का बढ़ गया, ठीक है। कलर भी नहीं कर पाएंगे। वर्ड पैड में थोड़ा सा इससे बेटर हो गया, वहां पे ये सब कर सकते हैं, बट टेबल बनाना, इमेज बनाना, वो सब फिर वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बेटर हमारा जो वर्ड प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है वो एमएस वर्ड है। क्लियर, तो स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली वर्ड, या एमएस वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा कंप्लीट नाम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हमने क्लिक किया, ओपन हो गया, ठीक है। जब भी आप भी वर्ड ओपन करते होंगे यही स्क्रीन खुलती होगी, ठीक है। पहले ये इस तरीके से नहीं आता था, यहाँ पे फाइल करके आता था, उस पर क्लिक करते थे, फिर यहाँ पे एडिट करके आता था, याद होगा, ठीक है। अभी ये इस तरह का व्यू हो रहा है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दें आपको, जैसे ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं इमेज, इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे क्विकली आप कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे न्यू करना है, ओपन, ये देखिए ऊपर ऑप्शन भी आ रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। समझ में आ गया इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जो हमें ये बताता है कि कौन सी फाइल ओपन है और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है। क्लियर, तो अभी जो फाइल खुली है वो किस नाम से खुली है, डॉक्यूमेंट 2, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंप्यूटर के अंदर दो चीजें हैं, कंप्यूटर ये मान के चल रहा है कि ह्यूमन कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा, तो अगर कोई अपने फाइल का कोई नाम नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट वो सेव कर देगा डॉक्यूमेंट नाम से। पॉइंट क्लियर हो गया, जैसे ही आप इस फाइल का नाम देंगे वो डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने नाम नहीं दिया इसलिए डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, अगला ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट 3 हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट 4, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, इनको हम बोलते हैं, नहीं इनको बोलते हैं टैग, ठीक है ना। यहाँ पे टैग यूज होता है, पहले मेनू यूज करते थे, तो मेनू बार जब होता था तो उस समय फाइल पे क्लिक, अभी यहाँ पे देखिए उस तरीके का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इस पे क्लिक कर रहा है तो इसका ये खुल जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैग। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफ्रेश, मेलिंग, दिस ऑल इज नोन एज द टैग, ठीक है। क्लियर है सबको, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनिंग ये पूरी दिख रही है इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। क्लियर है,
ठीक है। ये कभी कभी होता है कि जब आप अपने सिस्टम पे काम करते हैं तो आपको इस तरीके से ओपन नहीं होता है, कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पे आप किसी पे भी, इसमें होम इंसर्ट किसी पे भी, यहाँ पे आप माउस पॉइंटर रख के राइट क्लिक करिएगा और ये देखिए यहाँ पे है ना मिनिमाइज, ये यहाँ पे टिक रहता है। अब देखिए हमारे में भी गायब हो गया। तो जब हम इस पे ले जाते हैं तब वो आता है। तो अगर आपके सिस्टम में गायब हो जा रहा है, आप चाह रहे हैं कि नहीं परमानेंट फिक्स रहे, तो आप किसी भी टैब पे रख के राइट क्लिक करके मिनिमाइज वाला जो चेक है इसको हटा दीजिएगा। इसको हटा देंगे तो वो फिक्स रहेगा। ठीक है ना। तो अगर किसी के सिस्टम में ऐसे लग रहा है कि वो जा रहा है आ रहा है, तो आप उसको फिक्स करने के लिए कस्टमाइज हटा देंगे। क्लियर है सबको। अब इसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या है, रूलर लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर लाइन। ये रूलर लाइन दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो अभी यहाँ पे हमारा ये क्या है, हॉरिजेंटली है। इससे हम अपने पेपर में लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करते हैं। और ये हमारा क्या है, वर्टिकल रूलर लाइन है, जिससे हम टॉप और बॉटम को सेट करते हैं। क्लियर है सबको। कभी कभी हो सकता है कि आपके सिस्टम में ना आ रहा हो, रूलर लाइन ना आ रहा हो, तो उसका रीजन ये है कि व्यू लिख लीजिएगा, व्यू टैब में जाइएगा, व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब के अंदर, और यहाँ पे देखिए रूलर टिक है। देखिए यहाँ पे रूलर लाइन टिक है। तो ये हो सकता है कि आपके सिस्टम में अनचेक हो, तो अनचेक अगर होगा तो फिर आपका रूलर लाइन नहीं आएगा। समझ में आया। तो आप व्यू में जाके रूलर लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको रूलर लाइन मिल जाए। समझ में आया। अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और इस स्क्रीन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन ये जो दिख रहा है, पेज 1 वर्ड 0 इंग्लिश यूएस, ये लाइन दिख रहा होगा सबको आई थिंक। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, पेज स्टेटस बार। ये बताता है कि आप किस पेज नंबर पे हैं। ठीक है। और जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं तो स्पेस देना, फिर आगे बढ़े, फिर स्पेस, तो ये बता रहा है कि 2 वर्ड लिख लिया। सबसे नीचे देखिए ना, समझ में आया। और इसके बाद राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में देखिए ये जो, इससे ड्रैग करके हम टेक्स्ट को बॉटम और टॉप पे व्यू कर सकते हैं, अप एंड एबव। समझ में आया। तो इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है। और हमारा इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आता है, ताकि इस तरह से मूव करें लेफ्ट टू राइट। लेकिन वर्ड में चूंकि हमने मार्जिन ही लगा कर रख दिया है तो हमारा टेक्स्ट तो अंदर कहीं जाएगा ही नहीं, तो स्क्रॉल बार का इसमें कुछ मीनिंग है नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, तो जब आपका टेक्स्ट इधर हाइड होगा तब तो आप स्क्रॉल करेंगे ना। तो लेकिन एक्सेल में स्क्रॉलिंग आती है, क्योंकि एक्सेल में आपका 10 कॉलम दिख रहा है, उसके बाद के कॉलम नहीं दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे स्क्रॉल करना पड़ता है आगे के कॉलम्स को देखने के लिए। बट यहाँ पे तो टेक्स्ट हमारा यहीं तक आ रहा है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोग कंप्यूटर पे में जब कोई काम करते होंगे तो फाइल बना के सेव कर देते होंगे और अपना लिखते रहते होंगे, बीच बीच में कंट्रोल एस दबाते रहते होंगे। ठीक है। कंट्रोल एस को इसीलिए दबाते हैं कि आपका डेटा सेव होता रहे। ठीक है ना। बट मैं आपको इसमें एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर कंट्रोल एस बटन बार बार नहीं दबाएंगे तो भी वो आपके सिस्टम का डेटा हर 1 मिनट का सेव करता रहेगा ऑटोमेटिक। और अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो दोबारा आप वर्ड ओपन करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड में लिख के आ जाएगा, डू यू वांट टू ऑटो रिकवर योर फाइल,
आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका 1 मिनट का केवल डाटा लॉस होगा, बाकी डेटा मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ, लास्ट 1 मिनट का। अभी क्या हो रहा था कि अगर आपने 1 घंटे तक काम किया और कंट्रोल एस नहीं दबाया, बंद हो गया तो गया। हाँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्शन, आप लोग इससे ऑटो रिकवर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करना है? फाइल में जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल में गए, ऑप्शन पे क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किए। फाइल में गए, फिर से एक बार दोबारा ओपन करते हैं। फाइल में गए, ऑप्शन पे क्लिक किए, सेव बटन पे क्लिक किए। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? इसमें देखिए इधर राइट साइड में लिखा है ना ऑप्शन, सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 1 मिनट, लिखा है ना एवरी 1 मिनट। ठीक है, आप जब अपने सिस्टम में इसको ओपन करेंगे तो वहां 10 मिनट का लगा हुआ है। आप अपने सिस्टम में देखिएगा 10 मिनट का लगा रहेगा। इसको आप ऑन कर दीजिए। ठीक है ना? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1 करिएगा, 1 से छोटी वैल्यू नहीं लेगा। अगर आप इसको 30 करेंगे, आप सोचेंगे कि 30 सेकंड के बाद होगा तो 30 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट दी हुई है वो मिनट्स में। क्लियर है सबको? तो ये हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है 1 मिनट का। ठीक है, तो ये 1 मिनट के बाद डेटा को ऑटो रिकवर, ये एक बार का प्रोसेस है। उसके बाद ये हमेशा के लिए हो जाएगा। कभी भी 4 दिन बाद वर्ड खोलेंगे तब भी 1 मिनट का ही रहेगा। ये समझ लीजिए मोबाइल की सेटिंग की तरह है कि एक बार सेटिंग में जाके चेंज कर दिया तो वो पड़ा रहेगा। तो ये वर्ड की सेटिंग है। क्लियर है? एक और छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन यहीं से दे दें, जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो ऑटोमेटिक जाके किसमें सेव होता है? डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। ठीक है ना? तो आप अपने किसी फोल्डर को बना के उसका लोकेशन यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, जो ये लिखा हुआ है डिफॉल्ट फाइल लोकेशन। आप अपने लोकेशन को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो उस लोकेशन पे ऑटोमेटिक सेव करता रहेगा। नहीं समझ में आया? जैसे डेस्कटॉप पे सपोज हमने ये लोकेशन लिया, ये हमारा यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे इस लोकेशन को कॉपी कर दें। हाँ, तो ये जो डेटा आप सेव करेगा, जो भी वर्ड की फाइल बनाएंगे, वो इस फोल्डर के अंदर जाके सेव कर देगा। समझ में आया? नहीं समझ? ये तो सर पूरे एक सिस्टम पे अगर कर दिया तो एक बार उसके लिए पूरे के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी तो एक वर्ड में ही डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है, केवल डॉक्यूमेंट्स की फाइल है। वर्ड की फाइलें सेव करेगा, सबका थोड़ी ना करेगा। सबका क्यों करेगा? आप वर्ड, मेरा क्या हाँ सिस्टम पे कर दिया। हाँ, आप अपने अपने सिस्टम में तो आपको अपना ही सिस्टम मिला होगा ना। ठीक है, आप लोकेशन बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्यों? कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीजन भी बता रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स में इसमें सेव करना सेव नहीं रहता है, सेफ नहीं रहता है कि डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो सिस्टम का फोल्डर होता है। ठीक है ना? तो वो फुल होने के बहुत जल्दी चांसेस होते हैं। समझ में आया? तो आप इससे बचने के लिए बना सकते हैं। आप, हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कभी हम जनरली डायरेक्ट पेन ड्राइव में काम करते हैं। हाँ पेन ड्राइव लगाई, उसमें फोल्डर बनाया, हाँ, तो उस केस में भी इसी लोकेशन का करेगा वो। नहीं, पेन ड्राइव में जो लोकेशन बनाया, जो लोकेशन वहां पे कॉपी है वही करेगा। वर्ड में खुली फाइल सेव करेंगे तो वहां जाएगा। भले हम डायरेक्ट पेन ड्राइव में करें तब भी। नहीं,
अरे पेन ड्राइव करेंगे तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे ना, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब सेव करते समय आपको लोकेशन ऊपर दिखाएगा कहाँ पे सेव हो रहा है। अगर वर्ड का एप्लीकेशन है, ठीक है, वर्ड का एप्लीकेशन है तो वर्ड को सेव करेंगे तो उसका लोकेशन यही दिखाएगा। फिर वहां पे आप पेन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे तब उसमें जाएगा, ठीक है। सिस्टम के अंदर जब हम पेन ड्राइव को ओपन कर देते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा पेन ड्राइव में नहीं जाता है। कोई फाइल आप ओपन करते हैं, जब उसको सेव करवाना चाहेंगे तभी पेन ड्राइव में जाता है। बाय डिफॉल्ट वो अपना जो लोकेशन होता है उसको प्रीफर करता है, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि हमारी हार्ड डॉक्यूमेंट्स में हमें नहीं सेव करना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स पूरा पब्लिकली होता है तो कोई भी फाइल रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स में ही मिलेगा, तो आप अपना अलग फोल्डर बना के उसको रख सकते हैं, ठीक है। और सिंगल यूजर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल यूजर का क्या कंसेप्ट है, अगर दूसरा भी सेव करेगा तो उसी लोकेशन पे जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया है उसमें, ठीक है। अब हम अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। हमने स्क्रीन को देख लिया, ठीक है, स्क्रीन को समझ लिया कि इसमें किसका क्या रोल है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे हमें अपने टेक्स्ट को टाइप करना होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे ऊपर इतना स्पेस आ रहा है, तो ये दैट मीन्स पेज का टॉप मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ये सपोज ये पेज है तो ये ऊपर के इतने स्पेस को छोड़ा हुआ है, समझ में आया। और इस साइड स्पेस, इस साइड ये हमारे लेफ्ट और राइट मार्जिन में जाएंगे। क्लियर होगा, प्रिंट निकाला होगा आप लोगों ने बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उस टेक्स्ट पे क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, क्लियर। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमें क्या करना होता है, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मतलब क्या है कि उसका अलाइनमेंट सेट करेंगे, ठीक है। उसका कलर सेट कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, ये सब तो करेंगे ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, ठीक है। सपोज ये हमारा टेक्स्ट है और इसके फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन जो भी है फॉन्ट, ठीक है। अब जैसे सपोज हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसके फॉन्ट को हमें बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा ए लिखा है, बहुत छोटा ए लिखा है, ये हो रहा है ना। बड़े वाले पे क्लिक करेंगे तो बड़ा होता जाएगा, छोटे वाले पे क्लिक करेंगे छोटा होता जाएगा, समझ में आ रहा है। या आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। अब आपको थोड़ा सा नंबर पे गेस करना पड़ेगा। जैसे गेस करने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे 11 साइज दिखा रहा है तो इतना बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक अनुमान लगाना पड़ेगा कि अगर मैं 15 लिखूंगा तो कितना बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे 15 लिख के देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ही हमने 15 लिखा तो ये इतना बड़ा, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे नंबर भी देके इंक्रीज करा सकते हैं। सर एक एक पॉइंट पे जाए, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और इससे हम क्या कर लेंगे, स्मॉल करेंगे, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको बता दें कि ये जितने भी आपको इमेजेस दिख रहे हैं ना, इसके अपने शॉर्टकट की भी होते हैं। जैसे अब मैं इस पे ले जा रहा हूं तो एक देखिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल प्लस ग्रेटर, ये की प्रेस करेंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे होता है ना शॉर्टकट की, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उस पर ले जाइए आपको शॉर्टकट की पता चल जाएगा, क्लियर। रिड्यूस करना है तो इस पे ले जाइए, देखिए रिड्यूस का भी दिखा दिया, हाँ। अब
मान लीजिए टेक्स्ट लिखा है हमने, टेक्स्ट को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब हाईलाइट करना है थोड़ा सा। तो बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। और ये देखिए पूरा टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और वापस इसी पे ले गए तो यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट की दिखा रहा है। कंट्रोल प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना, कंट्रोल के साथ बी को दबाना है, ठीक है। बोल्ड हो गया, वापस इस पे क्लिक करेंगे तो बोल्डनेस हट जाएगा। समझ में आया। फिर इसको हमें क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक में थोड़ा सा हमारा क्या होगा, जो भी लेटर लिखा है वो थोड़ा डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन कभी कभी ये पूरी लाइन को कर दिया है, तो आप हमेशा जितना टेक्स्ट आपको अंडरलाइन करना हो उतना ही सिलेक्ट करके कीजिए, ठीक है। हटाना है तो हटाना सबसे आसान तरीका है, वापस क्लिक किया, हट गया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, तीनों कर दिया। अब कोई बोला कि नहीं जैसे पहले था वैसे लाओ, वही सही था। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एक ये बना हुआ है देखिए, क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पे क्लिक करिए तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज दो ऑप्शन आपके पास था, एक एक करके हटाइए, या अंडू भी करेंगे तो क्या करता है, एक एक स्टेप ही तो पीछे जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। जैसे इसमें कई चीजें अब हमने बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, कलर भी कर दिया ना। वापस हमें क्या करना है, इसी फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म में जाना है, तो यहां से क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट, समझ में आ गया। थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करते हैं ना ताकि, कर दीजिए, देखिए वो भी स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ाएगा, नहीं आएगा। क्लियर इरेज कर दिया पूरा। हाँ हाँ, समझ में आया ये, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं, अभी इस पे भी डिस्कशन हो रहा था, ये किस लिए है, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों ने इसको यूज किया होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लेटर कोई बनाया और कैपिटल स्मॉल या कोई मैटर है, आपने कैपिटल में टाइप कर दिया, कैपिटल में टाइप कर दिया, बाद में याद आया तो स्मॉल में होना था, तो आप क्या करेंगे, फिर से टाइप करेंगे। तो यहाँ पे चेंज केस का ऑप्शन दिया हुआ है, कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में करना है, सेंटेंस केस में करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, टॉगल केस, इसके डिफरेंट ऑप्शंस है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, समझ में आया। अभी सब आ जाएगा, ठीक है। आपको वहां पे पहुंचे गए, ऑप्शन के बस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, पहले तो हम समझ लें सेंटेंस केस क्या होता है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि कोई लाइन है तो वो लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है उसके पहले लेटर को कैपिटल करेगा, जहां पे फुल स्टॉप मिलेगा पहले लेटर को कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल स्मॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद लोअर केस पे आएंगे, लोअर केस क्या करेगा, पूरे वर्ड को स्मॉल में कर देगा। अपर केस क्या करेगा, सभी को कैपिटल में कर देगा। कैपिटलाइज क्या करेगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। डबल केस में क्या करेगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल कर देगा, बाकी कैप्स में कर देगा। क्लियर है। तो एक एक अब करके देखें। पहला हमने सेंटेंस केस यूज किया, तो ये पहला बाय डिफॉल्ट हमारा सेंटेंस केस में ही था। यहाँ पे देखिए ओ कैपिटल में है, ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पे मिल गया। यहाँ से देखिए वाई कैपिटल में, ठीक है, फिर फुल स्टॉप मिल गया डब्ल्यू कैपिटल में। क्लियर। अब नेक्स्ट इस पे क्लिक करते हैं, लोअर केस, ये देखिए पूरा सभी स्मॉल में हो गया ना, सभी स्मॉल में।
फिर अपर केस में किया, सभी कैपिटल में हो गए। फिर यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो गया। और यहाँ पे हमने डबल केस किया तो यहाँ पे देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, फिर आगे अब स्टार्ट करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे।